जिसने नौकरी की, ऐ मुसलमानों तुमसे कह रहा हूं, तुम्हारी गैरत को ललकार रहा हूं, जिसने नौकरी की उसकी डेथ 25 साल की उम्र में हो गई, सिर्फ उसका कफन दफन 60-70 में हुआ। एजुकेशन इज द ओनली सॉल्यूशन। मैं इस बात को गलत मानता हूं। एजुकेशन इज नॉट द सॉल्यूशन। क्यों? जो ज्यादा एजुकेटेड और टॉपर होते हैं वो नीट नहीं भी निकले तो एमबीबीएस होते हैं। अब ये नया एमबीबीएस क्या होता है? मैं, मेरी बीवी, मेरे बच्चे, मेरी सास। हंसो मत, शर्म करो, तुम्हारे मुंह पे थप्पड़ मार रहा हूं मैं। मेरे बाजू स्टेज पर एनसीईआरटी के डायरेक्टर डॉक्टर सईद साहब बैठे थे, तो उन्होंने मुझसे उठने से पहले कहा कि सुभान साहब इशारा कर रहे हैं कि थोड़ा मूड चेंज करवा दीजिए, क्योंकि हम सब के दिलों को मौलाना की तकरीर ने ऐसे बांधा और उसमें इतनी कशिश थी कि थोड़ी देर के लिए हम बहुत फिक्र में डूब गए। आपके सामने एक और शख्स यहां आए थे जिनको देखना भी मैं ये मानता हूं कि मैं जियारत कर रहा हूं, ऐसे मोहम्मद जुबैर साहब, ऑल्ट न्यूज़ के। जुबैर भाई, अगर कभी मुझे ऐसा लगता है कि मेरे बच्चे इस देश में सुरक्षित हैं तो वो आप जैसे लोगों की वजह से है। एक खुला मिजाज और अच्छा दिल रखने वाले दो बेहतरीन आलिम इस वक्त हमारे स्टेज की जीनत है। लेकिन जैसा इशारा हुआ है, मैं सच में आपका थोड़ा सा मूड बदलना चाहता हूं। हमारे माँ बाप सवेरे से उठकर हमारे कंधे पर सवार रहते हैं कि तुम्हें डॉक्टर बनना ही है, तो तुम्हें डॉक्टर बनना ही है, तो तुम्हें डॉक्टर बनना ही है। तो मेरी अम्मी एक बड़ा मासूम सवाल करती हैं। जिस दिन नीट का रिजल्ट आता है तो मेरी वालिदा गवर्नमेंट कॉलेज में प्रिंसिपल, बड़ी पढ़ी लिखी, जो कुछ आज मैं हूं, दुनिया मानती है वालिद से मिला है, लेकिन वालिदा से भी बहुत ज़्यादा मिला है। तो वो मुझसे एक सवाल पूछती हैं, नीट के रिजल्ट के दिन उसके बेटे का नीट में हो गया और उसकी बेटी का भी नीट में हो गया और उसके बच्चे का भी नीट में हो गया और उसके दूसरे बच्चे का भी नीट में हो गया। जब सब डॉक्टर बनेंगे तो मरीज कौन बनेगा? जब इतने सारे डॉक्टर होंगे तो मरीज कहां से आएगा? तो इसका एक जवाब मैं देना चाहता हूं। जो लोग नीट नहीं निकलेगा उस दिन मेरी ये तकरीर को याद करना है। आपको पता है, एक किताब है जो आपको गूगल करके खरीद के पढ़ना चाहिए। बहुत सुनने वाली बात है। एजुकेशन के कॉन्क्लेव से थोड़ी सी उल्टी बात करने जा रहा हूं। आपको पता है जितने लोग पिछले 100 साल में ए ग्रेड में पास हुए हैं उनका क्या हुआ, और जो बी ग्रेड में पास हुए उनका क्या हुआ, और सी और डी वालों का क्या हुआ? इस पर एक स्टडी हुई है कि ए बी सी डी, ये 4 ग्रेड में पास होने वाले लोग, इनका जिंदगी में क्या हुआ। पहला पन्ना बहुत पढ़ने लायक है। जितने दुनिया में ए ग्रेड में पास हुए, जितने 99-98% लेकर आए, वो सब आज बी ग्रेड वालों की खोली हुई कंपनियों में मुलाजिमत कर रहे हैं। जितने आईआईटी जाकर टॉप किए, उसके बाद आईआईएम गए, वो सब आज सीईओ, जनरल मैनेजर उनकी कंपनी में है जिनका नीट में नहीं हुआ था। तो घर वालों ने कहा कि अब तू क्या करेगा? तो उसने कहा, मैं ना बेंगलोर में जो नान बिकती है ना, जिसमें खोआ भरा होता है या नारियल भरा होता है ना, मैं वो बेचूंगा। तो बोले, यार इतना पढ़ा लिखा तुम एक खोए की नान बेचोगे? कहा, ऐसी वैसी नान नहीं बेचूंगा, पढ़ा लिखा हूं और फैल्कन से पढ़ा लिखा हूं, इसलिए अलग टाइप की बेचूंगा। तो बोले अलग टाइप की कैसे बेचोगे?
तो कहा मेरा ऐप होगा, और बेंगलोर वाले नान में खोआ और नान में खोपरा बहुत खा चुके, तो मेरा ऐप उनको ऑप्शन देगा कि आप अपनी नान में क्या भरवाना चाहते हैं यहां सिलेक्ट करिए। और जैसे ही वो सिलेक्ट करेंगे, मैं नान में वो वाली फीलिंग देकर ड्रोन से उनको 10 मिनट में डिलीवरी दूंगा। ये उड़ रहे ड्रोन जब मेरी नान लेकर उड़ेंगे तो मुझे किसी पब्लिसिटी की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो वालिदा ने जब सुना तो उनका दिल बड़ा हो गया। कहा तू तो पढ़ा लिखा लग रहा है। कहा पढ़ा लिखा भी हूं और नीट फेल हुआ, ये एक एडिशनल डिग्री है। बोले नीट फेल होना ये एडिशनल डिग्री कैसे होती है? कहा यही बात तो दुनिया में मुट्ठी भर लोग जानते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा टीचर फेलियर होता है। कई लोग मुझसे मिलते हैं, कहते हैं सर मैं कभी फेल नहीं हुआ। तो मैं उनका चेहरा बड़ी ही संजीदगी से देख के सोचता हूं कि इसने जिंदगी में कभी कुछ नया ट्राई नहीं किया। जिसने जिंदगी में कभी कुछ नया ट्राई नहीं किया, वो जिंदगी में कभी फेल उसने एक अच्छी नौकरी की। और मौलाना साहब सिर्फ आप समझेंगे मेरी अगली बात, जिसने नौकरी की, ऐ मुसलमानों तुमसे कह रहा हूं, तुम्हारी गैरत को ललकार रहा हूं, जिसने नौकरी की उसकी डेथ 25 साल की उम्र में हो गई, सिर्फ उसका कफन दफन 60-70 में हुआ। यह बात की गहराई बच्चे समझ नहीं पाएंगे। जिसने नौकरी की उसकी डेथ 25 साल की उम्र में हो गई, सिर्फ उसका कफन दफन 60 या 70 में हुआ। उसके जीने से किसी को कोई फायदा नहीं हुआ। वो सवेरे ऑफिस गया, शाम को ऑफिस से आया, फिर ऑफिस गया, फिर वापस आया। जुमेरात को बीवी ने झगड़ा किया कि आप हम लोगों को नहीं पूछते, तो शनिचर के दिन बाहर खाना खिलाने ले गया। बस यही उसके 60 और 70 साल की जिंदगी का हिसाब किताब है। आप डॉक्टर बनेंगे तो जुबैर भाई ने इतने सारे प्रॉब्लम बताए कि आपके रिलीजन को बदनाम किया जा रहा है, आप पे झूठे इल्जाम लगाए जा रहे हैं, और यहां से खड़े होकर हर स्पीकर बोल रहा है कि आपके पढ़ने लिखने में ही सॉल्यूशन है, एजुकेशन इज द ओनली सॉल्यूशन। मैं इस बात को गलत मानता हूं। एजुकेशन इज नॉट द सॉल्यूशन। क्यों? जो ज्यादा एजुकेटेड और टॉपर होते हैं वो नीट नहीं भी निकले तो एमबीबीएस होते हैं। अब ये नया एमबीबीएस क्या होता है? मैं, मेरी बीवी, मेरे बच्चे, मेरी सास, हंसो मत, शर्म करो, तुम्हारे मुंह पे थप्पड़ मार रहा हूं मैं। अपनी मां को इतना नहीं मानते हो। जब पढ़ लिख कर सेटल हो जाते हो, हम यूपीएससी के बच्चे तैयार करते हैं, कलेक्टर कमिश्नर बनाते हैं, रात दिन मेहनत करते हैं, सोचते हैं ये कौम के किसी काम आएंगे। पता है क्या काम आते हैं? वो एक कलेक्टर से शादी करके लाइफ में सेटल हो जाते हैं। अब वहां से व्हाट्सएप पे कोसते हैं, ये कौम ऐसी ही है, ये कौम रोने वालों की कौम है, इस कौम के साथ ऐसा ही होना चाहिए। अरे नादान, इसी कौम ने पाल कर तुम्हें वहां भेजा और तुमसे तवक्को की कि आम्बेडकर की तरह तुम वापस आओगे और अपने कंधे पर खड़ा करके इस कौम को इस जगह से उस पार ले जाओगे। तो तुम्हारे डॉक्टर बनने से, कलेक्टर बनने से, इंजीनियर बनने से समाज को, देश को, कौम को किसी चीज का कोई फायदा नहीं है अगर तुम्हारे साथ तालीम के साथ हिम्मत नहीं है। अगली बार ऐसा तो अच्छा है कि हमारे मजहब में दोबारा जन्म नहीं होता,
वरना अगर दोबारा जन्म होता तो मैं अपने रब को सजदा करके कहता कि इस बार इल्म उतना नहीं चाहिए जितनी जुबैर भाई जैसी हिम्मत चाहिए। बात समझ में आई है? पढ़ा लिखा हो तो ऐसा हो। वो जिंदगी में कुछ भी बन सकता था, वो भी एमबीबीएस बनकर अपने बीवी बच्चे सांस लेकर कहीं रह सकता था, पर वो तुम्हारे लिए लड़ रहा है, तुम्हारी कौम का दिफा कर रहा है। क्यों? क्योंकि जितना इल्म जरूरी है उतना इल्म के साथ थोड़ी हिम्मत भी। फिर आपने पूछा नहीं कि उस नान खोलने वाले का क्या हुआ। जब नान खूब बिकने लगी तो उसे एक बीमारी हुई। अच्छे से अच्छे डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर पकड़ नहीं पाए इसे क्या हुआ है। फॉरेन गया, नान का बिजनेस अच्छा चलता था। फॉरेन के डॉक्टर ने कहा आटे में ग्लूटीन होता है, तुम्हें उस ग्लूटीन से एलर्जी है। उसने कहा ग्लूटीन से एलर्जी है? अजान हो रही है, रुक जा। तो जब उसने लाइफ में एक बार और हिम्मत की, एक बिजनेस खोला, जब वो बिजनेस चल पड़ा तो उसके सामने एक और नई चीज आ गई। अब उसे ग्लूटेन से एलर्जी थी, उसे आटा मिलाना बहुत पसंद था, उसे अपने बिजनेस से बहुत प्यार था। जो लोग उसके फेल होने पर हंसा करते थे आज उसकी कमाई पे रश्क किया करते हैं। वो अपना ही घर नहीं चलाता, अपनी फैक्ट्री में हजारों वर्करों का घर पालता है। जैसे शेर शिकार करता है तो पहले खुद खाता है, फिर अपने बच्चों को खिलाता है, फिर गीदड़, कुत्ते, चील, कौवे, आखिरी में चींटी तक उस शेर के शिकार से अपना पेट पालते हैं। वैसे समाज को ऊपर ले जाने के लिए एक एंटरप्रेन्योर की जरूरत होती है। यह एंटरप्रेन्योर अपने आइडिया से कितना बड़ा शिकार करता है कि उस फैक्ट्री में काम कर रहे लोगों का भी घर चलता है, उनकी औलादें भी पढ़कर सबकी नस्ल संवरती है। आपको एक बहुत अच्छी चीज बताऊं, देश के सबसे बड़े उलमा स्टेज पर बैठे हैं, बड़ी जिम्मेदारी से बोल रहा हूं। हमारे उलमाओं ने हमें एक बात समझाई कि इस्लाम की बका के लिए मदरसों का बाकी रहना बहुत जरूरी है। यह बात वो बिल्कुल सच कहते हैं। ये अजान का जवाब, वो नमाज जनाजा, अगर मदरसे नहीं होते तो इस्लाम नहीं होता। पर अगर गौर से देखोगे तो मैं कन्नौज गया, वहां इत्र का कारोबार जो हम कभी किया करते थे आज बंद होने लगा। दूसरों के हाथ में जब इत्र का कारोबार गया, सबसे पहले वहां मदरसे बंद हुए। मुरादाबाद में कांसे का काम होता था, कांसे का काम जब से मुसलमानों का बंद हुआ वहां मदरसे बंद हुए। तो पूरा डायलॉग मैं सुनाता हूं। इस्लाम की बका के लिए मदरसों का बाकी रहना बहुत जरूरी है, लेकिन मदरसों की बका के लिए लोगों की हलाल की रोजी और उनके कारोबारों का बाकी रहना बहुत जरूरी है। और लोगों के कारोबार की बका के लिए उनके बच्चों का पढ़ा लिखा होना बहुत जरूरी है। यह सब आपस में गुत्थम गुत्था है। इसे हमने जब से अलग अलग किया है, हर तरफ जवाल आ रहा है। तो डॉक्टर ने उसे जब से कहा कि तुम्हें ग्लूटेन से एलर्जी है, बेकरी के किसी प्रोडक्ट के करीब जाओगे, सांस की बीमारी से मर जाओगे, वो मुंह लटकाया हुआ घर पे आया। लेकिन वो आम मुसलमानों की तरह ठेले पर नान बेचने वाला नहीं था, वो पढ़ा लिखा था। तो थोड़ी देर अफसोस में बैठने के बाद उसने नमाज पढ़ी और अमेज़न खोला, और अमेज़न पे ग्लूटेन फ्री बेकरी प्रोडक्ट्स, इसकी जितनी किताबें थी उसने ऑर्डर की और उसको ले जाकर अपने किचन में आटे में से ग्लूटेन निकालकर बेकरी के प्रोडक्ट्स कैसे बनते हैं उसने रात दिन मेहनत की। और जब उसने अपने इस नए हुनर पे महारत हासिल कर ली तो उसने बेंगलोर की सबसे पहली ग्लूटेन फ्री बेकरी लॉन्च की। जब उसने ग्लूटेन फ्री बेकरी लॉन्च की तो उसे यह बात पता नहीं थी कि हर 1 लाख में 6000 लोग हैं जिनको ग्लूटेन से एलर्जी होती है।
अगले दिन उसकी दुकान के बाहर 2000 ग्राहकों की लाइन थी। उनका कहना था बेकरी का कोई सामान खाए एक अरसा गुजर गया क्योंकि हमें ग्लूटेन से एलर्जी है, सुना है तुम ग्लूटेन फ्री बनाते हो। उसने कहा सिर्फ ग्लूटेन फ्री नहीं बनाता, मेरे ऐप पर जाओ और बताओ कि तुम्हारे नान में ग्लूटेन फ्री आटे के साथ और क्या डालूं, मैं तुम्हें घर पर डिलीवर करूंगा। आज उस बेकरी का आउटलेट इंडिया के हर शहर में है और बहुत जल्दी वो दुनिया के हर शहर में होगा। ये है वो पढ़ाई लिखाई जो किसी काम आती है। अगर आपकी पढ़ाई लिखाई आपको मायूस होने देती है तो इसका मतलब है आपकी पढ़ाई लिखाई किसी काम की नहीं है। अगर आपकी पढ़ाई लिखाई हर अंधेरे में आपको रास्ता दिखाती है तो ये वही पढ़ाई है जिसका जिक्र अल्लाह ने कुरान में किया। तुम्हें ऐसी कौम बनाकर भेजा गया जो लोगों को अंधियारे से निकाल कर रोशनी में ले आए। आप बताइए, और रट के पढ़ने वालों, एग्ज़ाम में जाकर उल्टियाँ करने वालों, आप बताओ आपने कभी कोई किताब ऐसी पढ़ी है? मैं अगर यहाँ पूछूं कि 80% से ऊपर कितनों के मार्क्स हैं, सारे कुर्सियों पे बैठे सारे बच्चे हाथ उठाएंगे। पर मैं यहां पूछूं कि अपनी किताब में से बहुत नॉलेज की बात यहां खड़े होकर बिना अटके सुनाने का कॉन्फिडेंस किस किस में है, तो वो हाथ अपने आप नीचे आ जाएंगे। सोचो ये कौन सी तालीम तुम हासिल कर रहे हो जो तुम्हें वो डिग्रियां दे रही हैं, जो डिग्रियां कहीं काम नहीं आती। वो डिग्रियां नहीं रह गई हैं, वो हमारे वालिद की हम पर खर्चा की गई रकम की रसीद बन के रह गई हैं। हर कंपनी जो इस समय रिक्रूट कर रही है वो आपसे एक सवाल पूछ रही है। मैं आपसे पूछता हूं, एक पानी की बोतल मेरे हाथ में अगर है और आप बिस्लेरी में जा रहे हैं, कल आपका बिस्लेरी में इंटरव्यू है, बिस्लेरी आपको क्यों नौकरी दे? वो आपके इंटरव्यू में आपके सामने ये पानी की बोतल रख के कहती है, बताओ इस पानी की बोतल में नया इनोवेशन या इन्वेंशन क्या कर सकते हो? क्या कर सकते हो बताओ? मैंने अभी आइडिया दिया है कि हम बेकरी को ग्लूटेन फ्री करके उसके मार्केट के लोगों को दे सकते हैं। जो वहां गया उसने कहा यह बोतल बहुत बड़ी है, थोड़ी छोटी कर देते हैं, छोटी हो गई। किसी ने कहा चपटी कर देते हैं, चपटी हो गई। किसी ने कहा एक घूंट 4 घूंट पानी डालकर जेब में रखने लायक बना देते हैं, जेब में रखने लायक बना दिया। लेकिन बिस्लेरी का सवाल अभी भी वही है, अगर 1 लाख रुपया महीना हमसे चाहते हो तो बताओ इस बोतल में नया क्या करे? तो आप तो पता नहीं क्या जवाब देंगे, लेकिन जो बिस्लेरी में सिलेक्ट होते हैं वो कहते हैं इसके ढक्कन में हम अल्ट्रा वायलेट किरणों का सेल ऑपरेटेड मॉड्यूल लाएंगे। कोई भी खराब पानी यहां भरने के बाद अल्ट्रा वायलेट प्यूरिफायर के उस ढक्कन को लगाकर जब बैटरी को ऑन करो तो वो गंदा पानी पीने लायक 10 मिनट में साफ कर देगी। बिस्लेरी कहती है तुम्हारे ही इंतजार में हम सवेरे से बैठे थे, ये नौकरी तुम्हें दी जाती है। जब तक आप इन आइडियाज को, इन इनोवेशन को पन्नों से निकाल कर एक तरह से अपने कारोबार में नहीं कन्वर्ट करेंगे, तब तक आपको आने वाले ज़माने में भी कोई नौकरी देने वाला नहीं है। आपको अपनी पढ़ाई लिखाई का इस्तेमाल करना होगा। जैसे एक शख्स ने, बेंगलोर के शख्स ने अमेज़न से जाकर कहा कि क्या आप दिल्ली से सारा सामान प्लेन से मंगाते हो? अमेज़न ने कहा हाँ प्लेन से मंगाते हैं। कहा कितना टाइम लगता है? तो अमेज़न ने कहा 1 दिन दिल्ली में प्लेन लोड होने में, 2.5 घंटा फ्लाइट के, और 1 दिन बेंगलोर में ऑफलोड होने में 3 दिन का समय लगता है। उसने कहा ठीक है, बस मैं समझ गया। वो ट्रक ड्राइवरों के साथ गया, क्लीनरों के बीच में बैठा, वो ड्राइवरों के साथ रात रात भर जगा, कई बार उसे नहाने को नहीं मिला। वो सोचने में महारत रखता था। उसने ड्राइवरों के प्रॉब्लम को देखा, ड्राइवरों ने उसको बताया हम महीनों महीनों घर नहीं जा पाते, रात रात भर जग के चलाते हैं, इसलिए कभी कभी नशा करना पड़ता है, कोई हमें लड़की नहीं देता। लोग सोचते हैं कि ड्राइवर की नौकरी बहुत खराब नौकरी है।
पता है उसने क्या किया? एक आइडिया लगाया। दिल्ली से बड़ा ट्रक बैंगलोर प्लेन जितना टाइम लेता है उतने टाइम में अगर पहुंचा देंगे तो सस्ता भी पड़ेगा और लोग पहुंचाना भी चाहेंगे। तो उसने ये किया कि दिल्ली से अमेज़न का माल भर के चला, भोपाल में ड्राइवर बदल दिया गया, ट्रक वही रहा। भोपाल से जब वो ट्रक पूना तक चला, पूना पहुंचकर ड्राइवर बदल दिया गया, ट्रक वही रहा, और फिर पुणे वाले ड्राइवर ने बेंगलोर ला दिया। तीनों ड्राइवर भी फ्रेश थे और ट्रक बिना रुके 3 दिन में दिल्ली से बेंगलोर पहुंच गया। आइडिया इतना छोटा सा था कि मशीन ट्रक वही रहेगा, माल वही रहेगा, पर प्लेन में ले जाना महंगा पड़ता है, अगर ट्रक उतनी ही देर में पहुंचा दे तो सस्ता पड़ता है। उसने अमेज़न को जाकर अपनी कंपनी के बारे में बताया, हम हर 400 किलोमीटर पे ड्राइवर बदल देते हैं। अमेज़न ने उसे 100 करोड़ का चेक दिया। ये जो हवाओं फिजाओं में आवारागर्दी करते हुए घूमते रहते हो ना, ये आवारागर्दी नहीं है। थोड़ा लाइफ में रिलैक्स होना भी ज़रूरी है। इसकी एक मिसाल देता हूँ। जिन संडे को मैं काम करता हूँ, संडे बनाने वाले ने बनाया तो कुछ सोच के बनाया, जिन संडेज को मैं काम करता हूँ, मंडे के दिन मेरे काम पर बहुत घटिया असर पड़ता है, क्योंकि संडे की थकान उतरती नहीं है। अगर संडे नहीं होता तो मंडे के दिन मेरे काम में वो क्वालिटी नहीं आती है। और जिन संडेज को मैं काम नहीं करता हूं, थोड़ा आराम करता हूं, थोड़ा इधर उधर होता हूं, थोड़ा दोस्तों के साथ होता हूं, मंडे को मेरी काम की क्वालिटी बहुत अव्वल दर्जे की होती है। इसलिए मैं आपसे कहता हूं, अल्लाह के रसूल की सुन्नतें उसे इख्तियार करते हुए फजर के वक्त उठकर अपनी पढ़ाई में ऐसा डूब जाइए। आपको पता है अल्लाह के रसूल लश्करों को भेजा करते थे तो फजर के वक्त भेजा करते थे। तो अल्लाह के रसूल से कई स्ट्रेटेजिस्ट ने कहा कि हमले तो स्ट्रेटेजिकली रात को होने चाहिए। उन्होंने कहा नहीं, फजर में एक बरकत उतरती है और मैं नहीं चाहता कि इस्लाम का लश्कर उस बरकतों से जुदा रह जाए। वो फजर की बरकतें उस वक्त क्या थी आप जानते हो, लेकिन इस वक्त मैं कुछ बताता हूं। फजर के वक्त उठ के पढ़ने से क्या होता है, पूरा दिन हमारा मोबाइल लगातार बजता है, डिस्ट्रैक्शन होते हैं, फोन पे फोन आते हैं, मैसेज पे मैसेज आते हैं, वीडियो पे वीडियो सजेस्ट होते हैं, व्हाट्सएप पे व्हाट्सएप आते हैं। लेकिन फजर के वक्त पता नहीं, सारी दुनिया सोई होती है। तो फजर से लेकर 11 बजे दिन तक एक नॉन पॉल्यूटेड टाइम होता है। ना कोई आपको मैसेज कर रहा है, ना कोई आपको डिस्ट्रैक्ट कर रहा है, ना कोई आपको फोन कर रहा है। आपको उतने सवेरे उठकर पढ़ना चाहिए, आपको अपना दिमाग खुला रखना चाहिए, आपको अपने दिल को भी तालीम देना चाहिए। आपका दिल कोमा में है, मरा हुआ है। मैंने कल बताया था सिर्फ रमजान में जिंदा होता है, क्योंकि इमाम गिजाली कहते हैं दिल बादशाह है और इस बादशाह की जिंदगी कुरान की तफसीर और हदीसों की तर्जुमानी से आती है। जो लोग कुरान तफसीर से नहीं पढ़ते, जो लोग हदीसों की तर्जुमानी नहीं करते, उनका बादशाह मरा होता है। और दिमाग, इमाम गिजाली कहते हैं ये वजीर है। अल्लाह ने वजीर को बनाते वक्त यह कहा था कि तुम्हें अपनी रियाया, अपने परिवार, अपने सल्तनत के लिए हलाल की रोजी का बंदोबस्त करना है। इस दिमाग को यूनिवर्सिटी में भेजो, इस दिल को मदरसे में भेजो। इस कौम का बहुत छोटा सॉल्यूशन है। जो मदरसे में पढ़े लिखे हैं उन्हें एक बार यूनिवर्सिटी जाना चाहिए, और जो यूनिवर्सिटी में पढ़े लिखे हैं उन्हें दिन में 1 घंटा कम से कम मदरसों में जाकर तफसीर और तर्जुमानी पढ़नी चाहिए। अल्लाह बचाए इस कौम को ऐसे डॉक्टर से, जो डॉक्टर दिन में 1 रुकू कुरान का तर्जुमे और तफसीर से नहीं पढ़ता। वो सिर्फ अपनी फीस बढ़ाता है, वो लोगों की मजबूरियों का फायदा उठाता है। लेकिन एक डॉक्टर
जो नीट में भी गोल्ड मेडलिस्ट हो, और जैसे कि इन्होंने दिखाया, इनके बहुत सारे स्टूडेंट हर साल एमबीबीएस में टॉप कर रहे हैं। अगर वो कुरान और हदीस को समझ के पढ़ें तो हो सकता है कि दिन में 7 से 8 मरीजों को बिना फीस के देखते हो, जैसा मुझसे मिलने हजरत आए थे। आपको पता है हमारे सामने एक डॉक्टर ऐसा बैठा है जो 7,000 मरीजों को हर महीने बिना फीस के देखता है। आप सोचिए। बस अपनी बात को खत्म करते वक्त मैं आपको एक ऐसा फॉर्मूला बताता हूं जो सहाबा इकराम को पता था। सहाबा इकराम को एक फॉर्मूला पता था। पहले तो कोटा की इंडस्ट्री बंद हुई आईआईटी की, उसकी जितनी भी रिपोर्ट छप रही है उन रिपोर्टों में यह लिखा हुआ है कि स्टूडेंट बहुत मेहनत करने के बाद जब फेल होते हैं तो खुदकुशी करते हैं। ऐसा ख्याल कभी दिल में ना आए, इसलिए एक लाइन बोलता हूं, मौत एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। मौत एक बहुत बड़ा मौका है अपने रब से मिलने का, उसे ज़ाया मत करना। जब हम आंख बंद करते हैं, हम अपने रब के सामने जाने के लिए तैयार होते हैं। हमें अपने रब से पहली मुलाकात में क्या कहना है उसकी तैयारी करना चाहिए। लेकिन अगर इस तरह की मौतें जैसे कोटा में आ रही हैं तो क्या पता हमारा रब अपनी बारगाह में हमें पेश ना होने दे। इसलिए यह ख्याल दिल में मत लाना। तुम पढ़े लिखे हो, अगर नीट कुछ नंबरों से रह भी जाए, मैं तुमसे वादा करता हूं ये पढ़ाई लिखाई खाली नहीं जाएगी। जिस चीज को छुओगे वो चीज सोने में तब्दील हो जाएगी, चाहे वो छोटी सी ब्रेड बनाने वाली नान ही क्यों ना हो। अपनी बात को समेटते हुए आपके दिलों में एक कील ठोक कर जाना चाहता हूं। अगर तालीम के साथ थोड़ी हिम्मत नहीं रखोगे तो जिंदगी में कुछ नहीं बन पाओगे, और अगर तालीम के साथ हिम्मत रखोगे तो जिंदगी में बहुत कुछ पाओगे। मैं तुम्हें कैसे बताऊं, बायोलॉजी के स्टूडेंट्स, अल्लाह ने न्यूरॉन बनाए जिसमें हमारी याददाश्त होती है। 100 मिलियन न्यूरॉन्स दिमाग से लेकर पेट तक हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत से पूछा, दिमाग में न्यूरॉन्स क्यों हैं ये तो पता है, दिल में न्यूरॉन्स क्यों है? अल्लाह कहता है जज्बाती याददाश्त ये दिल के न्यूरॉन स्टोर करते हैं, फैक्ट वाली याददाश्त ये दिमाग के न्यूरॉन स्टोर करते हैं। तो पूछा पेट में न्यूरॉन्स क्यों हैं? तो जवाब कितना बेहतरीन है। जब हम कोई कोशिश करते हैं और उस कोशिश में धोखा खाते हैं, वो धोखा जाके पेट के न्यूरॉन में स्टोर हो जाता है, और वो पेट के न्यूरॉन अगली बार हमें गाइड करते हैं, ऐसा मत कर, वैसा मत कर। साइंस कहता है इन पेट के न्यूरॉन्स को हम गट फीलिंग कहते हैं। तो एक तजुर्बा दिमाग का किताबों से, एक तजुर्बा दिल का लोगों से मोहब्बत पे, और एक तजुर्बा गलतियां कर कर के सीखना। वो तजुर्बे जाकर पेट में स्टोर होते हैं, और जिनके पेट के तजुर्बे बहुत ताकतवर होते हैं वो एंटरप्रेन्योर बनते हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां खोलते हैं, और उन कंपनियों में ए ग्रेड में पास होने वाले काम करते हैं। तो आज का सबक बस ये था, गलती करके सीखना, इससे बड़ी दुनिया में कोई तालीम नहीं है। तो आगे बढ़ो, कोशिश करो, ज़्यादा से ज़्यादा हार होगी, तुम्हें लग रहा है हार होगी, वो हार नहीं है, वो एक्सपीरियंस है। जो जानकार हैं, जो पढ़े लिखे हैं, उनके लिए हार जैसी कोई चीज़ नहीं होती, उनके लिए सिर्फ एक्सपीरियंस होता है। तो आपसे ये गुजारिश है कि अपने बच्चों को नीट करवाएं, बड़ा डॉक्टर बनवाएं, बड़ा इंजीनियर बनवाएं, पर अगर कुछ नंबरों से वो रह जाए तो उसे छोटा ना साबित करें, उसके कंधे पे हाथ रखें, जैसा मेरे बाप बाप ने मेरे कंधे पे रखा था और कहा था कि बेटा तुम्हें वो करना है जो सुभान भाई कर रहे हैं,
पूछा सुभान भाई क्या कर रहे हैं? कहा उनका भी डॉक्टरी में कुछ नंबरों से रह गया था, तो आज वो डॉक्टर बना रहे हैं। आप सोचिए, अगर सुभान भाई पास हो जाते, अगर सुभान भाई पास हो जाते, तो कल जो 200 डॉक्टरों की फोटो लगी थी वो फोटो किसी काम में आती? वो इतने बना पाते? हमारे इंस्टीट्यूट से 89 बच्चे आईएएस हुए हैं। अगर अल्लाह मुझे पास करके एमबीबीएस कर देता, मैं, मेरी बीवी, मेरे बच्चे, मेरी सांस लेकर सेटल हो जाता, तो क्या ये 89 बच्चे जो है वो आईएएस बन पाते? नहीं। याद रखना, एक छोटे से बादल के पीछे सूरज वही है, पर बादल की वजह से उसकी किरणें 1000 हो जाती हैं। तुम्हें थोड़ी देर के लिए बादल के पीछे जाने पर, मेरे वालिद शायर हैं तो किसी अच्छे शायर का उन्होंने एक शेर सुनाया था, उसी पे अपनी बात को ख़त्म करता हूँ कि तरक्कियों के दौर में उसी का जोर चल गया, बना के अपना रास्ता जो भीड़ से निकल गया। तरक्कियों के दौर में उसी का जोर चल गया, बना के अपना रास्ता जो भीड़ से निकल गया। और कभी कभी हम कुछ नंबर से नीट में रह जाते हैं, तो उसके लिए लाइन है, मैं कुछ देर के लिए बादल के पीछे क्या गया, मैं कुछ देर के लिए बादल के पीछे क्या गया, यहां ये शोर मच गया कि आफताब ढल गया। और जैसे ही आप फिर हिम्मत करते हो और एक नया बिजनेस खोलते हो, बहुत सारे लोग जो आप पे भरोसा करने का नाटक कर रहे थे आपको छोड़ के भाग जाते हैं। तो उनके लिए एक लाइन है, कहां वो बात कर रहा था खेलने की आग से। कहते हैं ना, नीट का एक अटेम्प्ट दिया, मैं नहीं दूंगा, बस अब मेरा को नहीं देना है नीट, मुझे यूपीएससी नहीं करना है, बस हो गया, बहुत हो गया, एक अटेम्प्ट बहुत हो गया। कहां वो बात कर रहा था खेलने की आग से, जरा सी आंच क्या लगी, मोम सा पिघल गया। तरक्कियों के दौर में उसी का जोर चल गया, बना के अपना रास्ता जो भीड़ से निकल गया। मैं आपसे इसी बात पर विदा लेता हूं। अस्सलाम वालेकुम।